Unacademy. Let's crack it. हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव और मैंने जो CSE 2020 में ऑल इंडिया 13th रैंक हासिल की है और मैं आज आपको बताने वाला हूं कि कैसे मैंने पहले ही अटेम्प्ट में यूपीएससी को क्रैक कर लिया। क्योंकि हमें जनरली सुनने को मिलता है कि यूपीएससी आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं कर सकते, या हमें ऐसी मिथ्स मार्केट के अंदर चलती हैं कि आपको 2 या 3 अटेम्प्ट देने पड़ेंगे। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 से 12 पॉइंट्स थे जिनका मैंने अपनी जो पूरी प्रिपरेशन के दौरान मैंने इनका ध्यान रखा और वो मुझे हेल्प किए और उसकी वजह से मैंने ये एग्ज़ाम क्लियर किया। और मैं आपको वही सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप भी इन्हीं को फॉलो कीजिए। यदि आप इन मैंने जो आपको 10 से 12 टिप्स बताए हैं उनको यदि आप फॉलो करते हैं तो मुझे एकदम पूरा विश्वास है कि आप भी फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी क्लियर कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट हैं। तो सबसे पहले हम बातें करेंगे कि किस तरीके से मैंने क्या क्या जो किया और वो आप कौन सी चीज़ें हैं जो आप भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो उनमें से। कि आप ये ज़रूरी नहीं है कि ये 12 पॉइंट्स आपके काम आ जाए, लेकिन उनमें से 5 या 6 आपको श्योरली काम आएंगे। और उनको आज आप जो ये वीडियो पूरा होगा तब तक आप डिसाइड कर लीजिए कि ये मैं भी यही करूँगा और पहले ही अटेम्प्ट में मैं क्लियर करूँगा। और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी जब जो स्टूडेंट्स हैं वो इस पॉइंट से कुछ बेनिफिट ले पाएँ। तो सबसे पहला है लिमिटेड रिसोर्सेज और सेलेक्टिव। तो आपको अपने रिसोर्सेज हैं वो कम रखने हैं। क्यों कम रखने हैं, इसका एक साइंटिफिक कारण है कि जितने ज़्यादा रिसोर्सेज होंगे ना तो आपके दिमाग के ऊपर ज़्यादा बर्डन आएगा, तो आप ना स्टडी करने में उतना कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे। क्यों, आपने यदि एक टॉपिक पढ़ लिया, दूसरे टॉपिक के लिए आपको टेंशन होगी कि ये टॉपिक तो मैंने पढ़ा ही नहीं, या मैंने मतलब इसका तो रिवीजन नहीं किया। और जितने ज़्यादा आपके ब्रॉड रिसोर्सेज होते जाएंगे, रिविजन्स आपके क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। और जितने ज़्यादा रिविजन्स कम होंगे, इंटरकनेक्टेडनेस होगी ना, 2 सब्जेक्ट को एक दूसरे के साथ किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं वो भी कम होता जाएगा। और जिस तरीके यदि इंटरकनेक्टेडनेस कम हो गई ना तो यूपीएससी प्रिपरेशन में आपको इसे मान लीजिए 15 से 20 मार्क्स का नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए हमें क्या करना है, हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनको एकदम लिमिटेड रखना है और उनको सिलेक्टिवली अपने डिसाइड कर लेना है कि मुझे इस सब्जेक्ट के लिए ये 2 बुक्स पढ़नी है, इस सब्जेक्ट से ये नोट्स पढ़ने हैं, उसके अलावा फिर कुछ भी मत पढ़िए, उसके बार बार रिविज़न करिए। ठीक है। दूसरा है टेस्ट सीरीज। ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। हालांकि प्रीलिम्स के अंदर हम टेस्ट सीरीज़ का मोस्ट यूज़ कर लेते हैं, बहुत सारी टेस्ट सीरीज लगा भी लेते हैं, लेकिन जब आती है मेंस की बात, आंसर राइटिंग करना होता है, 3 आवर्स लिख के आना पड़ता है लगातार, जिसमें हाथ भी दर्द करने लग जाएगा, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। आपको जनरली स्टूडेंट बोलेंगे अरे पहले पढ़ तो ले, उसके बाद टेस्ट सीरीज लिख लेना, या फिर आप जाओगे 2 घंटे बाद ही उठ के आ जाओगे, 1 घंटे बाद उठ के आ जाओगे। तो टेस्ट सीरीज़ को फॉलो करना बहुत ही ज़्यादा टिपिकल काम है, लेकिन फिर भी मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आपको टेस्ट सीरीज़ फॉलो करनी है। उसके 3 फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा ये है कि आपको जो भी प्रोग्राम दिया जाएगा कि इस दिन ये टेस्ट है, इस दिन ये टेस्ट है, तो आप उसको क्या कर पाओगे, प्रोग्राम को फॉलो करोगे तो आपका एक शेड्यूल बना रहेगा स्टडी करने का, आपकी टाइमलाइन फिक्स रहेगी। दूसरा, टेस्ट में क्या फ़ायदा होता है, आप उससे पहले रिवीजन करोगे तो आपका जो पीरियोडिक रिवीजन का एक पॉइंट आएगा कि मैं पीरियोडिक रिवीजन करता था, वो आपका टेस्ट सीरीज अपने आप ही इंश्योर कर देगी। और जो लास्ट है कि आप जो गलतियाँ हैं वो पहले ही कर लोगे तो एग्ज़ाम के अंदर जाओगे तब आपकी गलतियाँ नहीं होंगी। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपको टेस्ट सीरीज रेगुलर देनी है, चाहे वो प्री हो या मेंस हो। अब नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं कि कुछ वीक टॉपिक्स होंगे आपके। अब वीक टॉपिक्स कैसे पता चलेंगे, क्योंकि आपके उसमें लो मार्क्स आएंगे, उनका आप क्या करोगे, उनको क्लियर आउट करोगे। जैसे कि आपने आज प्रीलिम्स का टेस्ट दिया, प्रीलिम्स का टेस्ट देने के बाद आपको पता चला कि मेरे ज़्यादातर क्वेश्चंस थे जो इंडियन मानसून से रिलेटेड क्वेश्चंस थे वो गलत हो गए, इसका मतलब वो है आपका वीक टॉपिक। पता कैसे चला, क्योंकि आपके लो मार्क्स आए हैं। ऐसे ही मेंस के अंदर यदि आप जैसे सोसाइटी का पेपर लिखने गए, वो आपके वीक टॉपिक्स थे तो उसमें क्या आ गए, मार्क्स आ गए कम। तो अब इस टॉपिक को करना है हमें क्लियर आउट, क्योंकि ये टॉपिक हमारा है कमज़ोर। तो अब क्लियर आउट करने के लिए क्या कर सकते हैं कि जो हमारे बेसिक रिसोर्स हैं उनसे हटके हम कुछ दूसरा भी पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो टॉपिक हमें थोड़ा और डीपली पढ़ना है, क्योंकि वो हमें कम समझ में आया है। आप किसी एजुकेटर की हेल्प ले सकते हो, किसी मेंटर की हेल्प ले सकते हो, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की हेल्प ले सकते हो, ताकि आप इस टॉपिक को जल्दी से जल्दी क्लियर आउट करो। जैसे जैसे टॉपिक क्लियर आउट होते जाएंगे तो आपकी स्ट्रेंथ लगातार बढ़ती जाएगी और आपका कोई भी वीक टॉपिक लास्ट में नहीं बचेगा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करना चाहेंगे वो है पीरियोडिक रिवीजन। तो ये रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, वो भी पीरियोडिकली, क्योंकि हम जल्दी जल्दी भूल जाते हैं। और यूपीएससी में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है,
जनरली आप देखते हो कि जो स्टूडेंट्स पहले स्कूल के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, वो यूपीएससी की स्टेज में आके या जो पीसीएस की स्टेज में आके उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते जितनी हमारी उनसे एक्सपेक्टेशंस होती है। उसका एक कारण है कि इसका ब्रॉड सिलेबस, इतना बड़ा सिलेबस है कि आप उसका पीरियोडिक रिवीजन नहीं कर पाओगे। क्योंकि जैसे ही आपने यदि पूरा सिलेबस पढ़ा, जैसे पहले आपने हिस्ट्री पढ़ा, ज्योग्राफी पढ़ा, पॉलिटी पढ़ा, तो आप लगभग 6 महीने में एक बार सिलेबस को पढ़ने में 6 महीने लगा दोगे, तो फिर आपका जो इनिशियल सब्जेक्ट था आप उसको पूरा भूल जाओगे। इसलिए आपको एक बहुत ही स्मार्ट स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी जिसमें पीरियोडिक रिवीजन आपको करना पड़ेगा, अदरवाइज आप इसमें भूल जाओगे। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि दिन का कुछ स्पेसिफिक पार्ट है उसको रिवीजन के लिए रख सकते हो, या संडे को रिवीजन कर सकते हो, या टेस्ट सीरीज को फॉलो कर सकते हो। क्योंकि मैंने बताया था कि जब टेस्ट सीरीज को यदि आप करोगे तो उसमें क्या होगा, पीरियोडिक रिवीजन आपके होते जाएंगे। फिर हम आगे बताएं, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज की जो डिजिटल मीडिया है उसमें मिस इन्फॉर्मेशन। आपको पता भी नहीं होता है कि सही क्या चीज़ है, गलत क्या चीज़ है। आपको किसी ने बोल दिया ये नोट्स भी पढ़ लो, आपने बोल दिया कि इस कोचिंग से भी पढ़ लो, इस एजुकेटर से भी पढ़ लो, आपको पता भी नहीं होता कि कौन बेस्ट है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको एकदम, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, अपने रिसोर्सेज को सेलेक्ट कर लेना है कि ये बेस्ट है। उसके बाद आप, जैसे कि आपने एग्ज़ाम स्टार्ट करने से पहले आप पूरा जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आप पूरा प्लान बना लीजिए कि ये मेरा प्लान होगा, इतने टाइमलाइन में मुझे पढ़ना है, यहाँ से पढ़ना है, ये मेरा रिसोर्स रहेगा। उसके बाद आप उसको चेंज मत कीजिए। उसको रिसोर्स को डिसाइड करने के लिए टॉपर्स की हेल्प लीजिए या अपने जो मेंटर्स हैं उनकी हेल्प लीजिए, लेकिन मिस इन्फॉर्मेशन से दूर रहिए। मिस इन्फॉर्मेशन में फिर मिथ्स भी आते हैं। मिथ्स क्या होते हैं कि पहले टाइम में क्लियर नहीं हो सकता, दिल्ली जाए बिना क्लियर नहीं हो सकता, ऑनलाइन स्टडीज़ अच्छी नहीं होती, या फिर ना खुद से नोट्स नहीं बनाए जाते। इस प्रकार से जितने भी मिस इन्फॉर्मेशन है उनसे दूर रहिए। जो टॉपर्स हैं, जिन्होंने इस साल क्लियर किया या पिछले साल क्लियर किया या 5 साल पहले क्लियर किया है, उन्हें पता है कि किस तरीके से एग्ज़ाम क्लियर होता है। उनके साथ बैठिए, उनसे बातें कीजिए और अपनी जो मिस इन्फॉर्मेशन है उनको दूर कीजिए। 6th जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं जिसको मानता हूँ, कंसिस्टेंसी। आप चाहे कितने भी इंटेलिजेंट हो, आप चाहे मोस्ट ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, लेकिन आप यदि ऐसा कर रहे हो कि एक दिन 15 घंटे पढ़ लिया, दूसरे दिन नहीं पढ़ा, तीसरे दिन 11 घंटे पढ़ लिया, चौथे दिन नहीं पढ़ा, तो इस प्रकार की स्टडीज़ का यूपीएससी में उतना ज़्यादा एफिशिएंट रिजल्ट नहीं आता जितना हमारी रेगुलर स्टडीज़ से आता है। तो हमें किस चीज़ के ऊपर फोकस करना है, रेगुलर स्टडीज़ पे, कंसिस्टेंसी। चाहे कितना भी आवर्स हो, आप डिसाइड कर लीजिए कि मैं 5 घंटे पढ़ूंगा या 6 घंटे पढ़ूंगा, लेकिन वो डेली पढ़ना है। फिर क्यों? क्योंकि यदि आप कंसिस्टेंसी रखोगे तो आपकी एक बायोलॉजिकल क्लॉक सेट हो जाएगी कि मैं इस टाइम पे पढ़ता हूँ। ब्रेन भी रेडी रहेगा कि मुझे डेली 5 से 6 घंटे पढ़ने हैं। आपको आदत हो जाएगी, आप थकोगे नहीं और आप उसमें इंटरेस्ट लेने लग जाओगे। तो 6th पॉइंट क्या रहेगा, कंसिस्टेंसी। आपको इस पूरी प्रिपरेशन के दौरान क्या रहना है, एकदम कंसिस्टेंट रहना है। फिर जो नेक्स्ट है कि बैकग्राउंड, थोड़ा मेरा जो बैकग्राउंड था उसने मुझे हेल्प कर दिया। जैसे मैंने मास्टर्स किया था सोशियोलॉजी के अंदर, तो मुझे उसने एंथ्रोपोलॉजी के अंदर हेल्प कर दिया था। मैं साथ में स्टेट पीसीएस की भी तैयारी कर रहा था, तो स्टेट पीसीएस में जो मैंने अदर सब्जेक्ट पढ़े थे, जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, साइकोलॉजी या फिर इथिक्स, साइंस एंड टेक, तो उन्होंने मुझे यहाँ पे भी हेल्प कर दिया। तो इसलिए आपका जो बैकग्राउंड है वो भी आपको हेल्प कर सकता है। तो जनरली हम देखते हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में लोग क्लियर करते हैं उनका बैकग्राउंड भी उनको कहीं ना कहीं हेल्प करता है। उसी तरीके से जो मेरा बैकग्राउंड था उसने भी मुझे हेल्प किया। 8th पॉइंट है कि आपको सोशल मीडिया से दूर रहना है। सोशल मीडिया से दूर रहने के लिए आपको क्या कर देना है, थोड़े दिन के लिए आप सोशल मीडिया छोड़ दीजिए। आपके बहुत इंपॉर्टेंट जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनको क्या कीजिए कि आप ना उनसे कॉल कर लीजिए। यदि आपको लगता है कि नहीं, हम व्हाट्सअप के थ्रू कुछ डिस्कस करते हैं या कुछ इंपॉर्टेंट स्टडी के लिए मटेरियल शेयर करते हैं, तो आप व्हाट्सअप यूज़ कर सकते हो। लेकिन स्पेशली फेसबुक वगैरह जिनका बहुत ही, इंस्टाग्राम वगैरह जिनका यूटिलाइजेशन स्टडीज़ में बहुत कम होता है, उन चीज़ों को आप छोड़ दीजिए। तो आपको सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूर रहना है, क्योंकि सोशल मीडिया से आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। आप देखोगे कि आपके दोस्त हैं वो मतलब कि कोई कार लेके आ गए, कोई शादी कर रहे हैं, कहीं घूम के आ रहे हैं, तो आप क्या करोगे, आप अपनी जो जर्नी है उस आपको लगने लग जाएगा कि यूपीएससी की प्रिपरेशन है ये तो बहुत ज़्यादा बोरिंग हो रही है। तो सोशल मीडिया से आपको क्या रहना है, दूर रहना है। तो 8वां पॉइंट हमारा यही है कि सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूर रहेंगे थोड़े से टाइम के बाद, या फिर यदि आपको लगता है कि नहीं सोशल मीडिया मुझे यूज़ करनी ही पड़ेगी, मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो सोशल मीडिया का लिमिटेड यूज़ कीजिए। और जितना आपने यूज़ कर लिया, जैसे आपने 2 घंटे तक सोशल मीडिया का यूज़ किया, लेकिन उसके बारे में बाद में सोचिए मत, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर जो अपना पॉजिटिव एटीट्यूड, ये सबसे ज़रूरी मैं मानता हूँ।
क्योंकि जब आप एकदम पॉजिटिव होके जाओगे ना कि एग्ज़ाम तो मैं क्लियर कर दूंगा, इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए मेरे पास पोटेंशियल है, तो आपका एक अलग ही प्रकार का स्वैग होगा, अलग ही प्रकार का स्टडी होगी, अलग ही प्रकार की आपकी एफिशिएंसी होगी और आप कभी डिप्रेशन में नहीं आओगे। पॉजिटिव एटीट्यूड में आपके यदि मार्क्स कम आ गए तो आप ये सोचोगे नहीं, अगले पेपर में मुझे इससे ज़्यादा लाने, मुझे बस इतना ही तो इम्प्रूव करना है। इस प्रकार का पॉजिटिव एटीट्यूड आपको लाइफ में लाना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये अटेम्प्ट देना। उसके बाद आप ना कभी भी आपको कोई बोले कि आपकी तैयारी तो बहुत कम है, आप यूपीएससी कैसे निकालोगे, इस तरीके की नेगेटिव बातों से कभी भी डिप्रेशन में नहीं आना, क्योंकि आपको क्या रखना है, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। फिर जो 10th पॉइंट है एग्जाम डे की स्ट्रेटेजी, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। हम क्या करते हैं कि पूरी जो जर्नी होती है उसमें हमें सब कुछ पता होता है, लेकिन एग्जाम डे को क्या करना है वो हमें नहीं पता होता। तो एग्जाम डे की भी आपकी एकदम क्लियर कट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। यदि क्वेश्चंस इजी आए तो आपको क्या करना है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है और ओवर कॉन्फिडेंस में आके जो गलतियाँ नहीं करनी है। यदि आपको क्वेश्चंस नहीं आए तो डीमोटिवेटेड नहीं होना है, डिप्रेशन में नहीं जाना है और आराम से आपको एकदम हंसते हुए क्वेश्चंस को सोल्व करना है। तो एग्जाम डे की आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। यदि मेंस के अंदर जाएं तो उस दिन क्या होता है कि सुबह भी पेपर होता है, शाम को भी पेपर होता है, बीच में क्या होता है, एक टाइम गैप होता है। उस टाइम गैप के अंदर आप क्या करने वाले हो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप उसमें ना अपने रिविजन नोट्स बनाइए, आपको देखिए कि कौन कौन से मेरे टॉपिक्स हैं जिनको रिविजन करना उस टाइम में बहुत ज़रूरी है, या कौन कौन से फैक्ट्स हैं, कौन कौन से कमिटीज़ के नाम हैं, उनको आप क्या कीजिए, एक बार रिवाइज कर लीजिए जो आपको ब्रेक मिलता है। तो एग्जाम डे, एग्जाम से जस्ट एक दिन पहले इनकी स्ट्रेटेजी आपकी बनी हुई रहनी चाहिए। तो ये स्ट्रेटेजी बनेगी कैसे, जब आप टेस्ट सीरीज दे के आते हो तब आपको पता चलेगा कि टेस्ट सीरीज से एक दिन पहले आप क्या कर रहे थे। वो चीज़ आपको रियल एग्जाम में हेल्प करेगी कि रियल एग्जाम से एक दिन पहले क्या कर रहे थे। तो ये हो गया आपका एग्जाम डे स्ट्रेटेजी। 11th पॉइंट है कि आपको अब टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ेगा और टेक्नोलॉजी का यूज करके आपको एक जो बनानी पड़ेगी वो है स्मार्ट स्ट्रेटेजी। अब आजकल बताते हैं कि स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी, क्योंकि हार्ड स्टडी जो हार्ड वर्क से आजकल उतना काम नहीं हो रहा जितना स्मार्ट वर्क से हो रहा है। तो टेक्नोलॉजी का यूज़ कीजिए। तो टेक्नोलॉजी का हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी के बहुत ज़्यादा यूज़ हो सकते हैं। जिस तरीके से आजकल तो नोट्स वगैरह बना रहे हैं, हम टैब में नोट्स बना सकते हैं, हमारे डिजिटल चिट्स बना सकते हैं जिसमें डिजिटल नोट्स बना सकते हैं, उनको प्रिंट करवा सकते हैं। तो इस तरीके से टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है। यूट्यूब के ऊपर आप सेशन देख सकते हो, अनअकैडमी के ऐप के ऊपर सेशन देख सकते हो। इस प्रकार से ये टेक्नोलॉजी का यूज़ है। आप इसमें ना रिवीजन अलार्म लगा सकते हो, किस टॉपिक का रिवीजन करना है मुझे। तो टेक्नोलॉजी का आपको यूज़ करना है और ये टेक्नोलॉजी की एक बहुत ही वाइड रेंज है जिसमें हम अलग अलग जगह पे टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं। तो आपको ये चीज़ करनी है, ठीक है। और लास्ट कि आपको एक सिंगल एडवाइस फॉलो करनी है। आपको एक सब्जेक्ट में आपने किसी से एडवाइस ले ली कि सर मुझे ये हिस्ट्री की एडवाइस दे दीजिए, उन्होंने बताया कि ये फॉलो करो आप, तो वो सिंगल एडवाइस फॉलो करो। आप किसी टॉपर से भी पूछ रहे हो, आपने जैसे मुझसे पूछा कि किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, मैंने कोई एडवाइस दी, मेरे आप कलीग से पूछोगे, उन्होंने कुछ एडवाइस देंगे। यदि आप सबकी एडवाइस 5-10 लोगों के एडवाइस को फॉलो करने लग जाओगे तो आपके लिए डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट हो जाएगा और आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे कि यार मैं किस तरीके से तैयारी करूँ अब। तो इसलिए आपको क्या करना है, एक सिंगल एडवाइस फॉलो करनी है। अपने एक मेंटर डिसाइड कर लीजिए, उससे पूछिए कि सर मैं किस तरीके से प्लान बनाऊँ, किस तरीके से मेरी टाइमलाइन होनी चाहिए, कौन से रिसोर्सेज पढ़ने चाहिए। फिर आप क्या कीजिए, सब्जेक्ट स्पेसिफिक लीजिए कि हिस्ट्री में किसकी एडवाइस फॉलो करनी है, जो अपने इकोनॉमी में किसकी फॉलो करनी है, ज्योग्राफी में किसकी करनी है, इस तरीके से। फिर जो अपनी आंसर राइटिंग है वहाँ पे किसकी एडवाइस फॉलो करनी है। तो हर जगह क्या होना चाहिए, एडवाइस आपकी क्या होनी चाहिए, सिंगल होनी चाहिए। यदि आपकी मल्टीपल एडवाइस होंगी तो वो एक दूसरे के साथ कॉन्ट्राडिक्टरी भी हो जाएंगी। फिर आपको लगेगा कि एक टॉपर ने तो बताया था कि उसने इस बुक से पढ़ा, दूसरा टॉपर कोई दूसरी बुक से पढ़ा है। वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा मटेरियल पढ़ रहे हैं, कौन सा रिसोर्स पढ़ रहे हैं। मटेरियल ये फर्क इससे पड़ता है कि आप उसको किस तरीके से पढ़ रहे हैं। तो आप यदि एक टॉपर से यदि सीख रहे हैं तो बस उसको उस सब्जेक्ट के लिए उसी की अप्लाई कीजिए और आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो ये हमने देखा कि कुछ चीज़ें थी जो मैंने फॉलो की और उससे आप भी फ़ायदा उठा सकते हो। तो आपका जो भी एग्ज़ाम आ रहा है आने वाला, तो उसमें आप ये जो 12 पॉइंट्स हैं उनका यूज़ कीजिए और ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से आपको एग्ज़ाम में अच्छा करने के लिए। लेट्स क्रैक इट। थैंक यू। यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन प्रैक्टिस क्वेश्चंस के बिना इनकम्प्लीट है, इसलिए अनअकैडमी पे अभियान T20 जैसे डेली टेस्ट्स आपको यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन को स्ट्रेंथन करने में सपोर्ट करते हैं। एडिशनली आप हर वीक अनअकैडमी कॉम्बैट देकर अप टू 100% स्कॉलरशिप भी अवेल कर सकते हैं। टेस्ट स्टार्ट करने के लिए अपने होम पेज पर स्क्रॉल करें और ट्राई अ मॉक टेस्ट पर क्लिक करें। अभियान टेस्ट को सेलेक्ट करें, टेस्ट पे टैप करें और स्टार्ट टेस्ट से स्टार्ट करें। सो करिए आज ही शुरुआत इंडिया के अनअकैडमी फ्री टेस्ट सीरीज के साथ। लेट्स क्रैक इट।